हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इसका संक्षिप्त नाम और विवरण। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहा जाएगा। दूसरा, इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। तीसरा, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए या इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं। दूसरा, संहिता का लागू होना, अर्थात यह संहिता कब लागू किया गया। इस संहिता के उपबंध अध्याय 8 और 9 को छोड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और अध्याय 8 और 9 ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उनके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था। तीसरा, संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार। नंबर 1, जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाए, वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का संपूर्ण या कोई उपबंध विस्तारित कर सकती है। नंबर 2, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाए, वहां उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रस्तुत प्रवृत्ति किसी अधिनियम नियत या विनिमय के उपबंध जो इस प्रकार लागू किए गए उपबंधों के अंतर्गत असंगत हो निरसित हुए समझे जाएंगे। नंबर 3, राज्य सरकार किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा 1 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, उपरांतरण या परिवर्तन कर सकती है। परिभाषाएं इस संहिता में। नंबर 1, आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों यथा शहन व हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिए किया जा रहा हो, या जिसे तत्पश्चात ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित किया गया हो या किया जाए। नंबर 2, कृषि के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन भी है। नंबर 3, कृषि श्रमिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। बैंक का तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनिमय अधिनियम 1976 में उसके लिए दिया गया है। 5वां, भूमि प्रबंधक समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत
राज्य अधिनियम 1947 की धारा 28 क के अधीन गठित किसी भूमि प्रबंधक समिति से है। छठवां, परिषद का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित या गठित उस समझे जाने वाले राजस्व परिषद से है। सातवां, पूर्त संस्था का तात्पर्य किसी पूर्त प्रयोजन के लिए गठित किसी अधिष्ठान, उपक्रम, संगठन या संघ से है और इसके अंतर्गत कोई भी निर्दिष्ट विन्यास भी है। आठवां, कलेक्टर का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और उसके अंतर्गत निम्नलिखित भी होंगे। उक्त धारा की उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर कलेक्टर और ख इस संहिता के अधीन कलेक्टर के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सशक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर। नौवां, सचिव गांव की निधि का तात्पर्य धारा 69 के अधीन गठित सचिव गांव निधि से है। 10वां, किसी भू खातेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति से भिन्न अवश्य पुत्रों और विवाहित पुत्रियों से भिन्न अवश्य पुत्रियों से है। परंतु जहाँ प्रश्न किसी भूमि के अंतरण से संबंधित हो और अंतरित अवश्य हो, वहाँ पद परिवार के अंतर्गत ऐसे अवयस्क को माता पिता होंगे। अवयस्क के माता पिता होंगे। बाग भूमि का तात्पर्य किसी जोत में भूमि के किसी भी निर्दिष्ट भाग से है जिसमें इस प्रकार वृक्ष लगे हों जिसमें पपीता या केला के पौधे सम्मिलित नहीं हैं कि वे किसी भूमि को या उसके किसी समुचित भाग को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने से रोकते हों या पूर्ण रूप से विकसित होने पर रोकेंगे और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष एक बाग का रूप धारण करेंगे। 12वां, जोत का तात्पर्य एक भू खातेदारी एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से है। 13वां, किसी जोत के संबंध में सुधार का तात्पर्य ऐसे किसी संकर्म से है जिससे जोत के मूल्य में भौतिक रूप से अभिवृद्धि होती हो और जो उसके लिए उपयुक्त हो और उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिस हेतु उसे रखा गया हो और जो यदि जोत पर निष्पादित न किया जाए उसके लाभ के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से संपादित किया जाता हो या संपादन के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद बनाया जाता हो और पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन उसके अंतर्गत निम्नलिखित संकर्म भी हैं।
एक कृषि प्रयोजनों के लिए जल के भंडारण, आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल प्रणालियों, तटबंधों का निर्माण और अन्य कार्य। 2. भूमि के जल निकास हेतु या बाढ़ से या जल से भूमि के कटाव या अन्य क्षति से भूमि की रक्षा हेतु निर्माण कार्य। 3. वृक्षारोपण करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना। घेराबंदी करना, समतल या सीढ़ीदार बनाना। 4. आबादी या नगरीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य जोत के आसपास जोत के सुविधाजनक या लाभप्रद उपयोग या अध्याय के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण। और 5. पूर्वोक्त संकर्मों में से किसी संकर्म का नवीकरण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन या उसका परिवर्धन।